हेलो एवरीबॉडी। इस वीडियो में हम CAPF पेपर 2 का ऑनलाइन टेस्ट पेपर 20AC08 के एसेस के आंसर्स का डिस्कशन करेंगे। ये 6 ऐसे पूछे गए थे 20AC08 टेस्ट पेपर में। फर्स्ट ऐसे हम देखते हैं। तो ये वाला जो ऐसे क्वेश्चन है बहुत लंबा है, आप देख रहे हो। अब ये क्वेश्चन जो है इसमें बोल रहा है कि जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स ऑफलाइन हो रही थी अब वो ऑनलाइन होने का चांसेस ज़्यादा हो गया। अब इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। इनएविटेबल मतलब अनअवॉइडेबल। तो इंट्रोडक्शन ऑब्वियसली मैं ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम से नहीं शुरू करूंगी क्योंकि ये मेजर कंपोनेंट है। मैंने कोविड से शुरू किया है और जिसमें मैंने बताया है कि वर्क फ्रॉम होम अब ये कल्चर बन रहा है। और इसमें मैंने ये बताया है कि पूरे दुनिया भर में जो लीगल प्रोसीडिंग्स है वो ऑनलाइन होने लग गई है, न कि कोर्ट रूम में। और फिर मैंने किसी किसी कंट्री का एग्जाम्पल दिया है जहाँ पे हियरिंग केसेस हो रहे हैं ऑनलाइन। जो ऑनलाइन लीगल प्रोसीडिंग्स हो रही है उसको एक्चुअली हम वर्चुअल कोर्ट्स बोल रहे हैं, जहाँ पे हियरिंग केसेस चल रहे हैं। और फिर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी दे दिया है कंट्रीज के। अब मैंने यहाँ पर इंडिया के बारे में बताया है क्योंकि सिंस ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, आपको वर्ल्ड कंटेक्स्ट में बताना है, तो मैंने थोड़ा सा वर्ल्ड का दे दिया और फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में इंडिया पे आ गई। फिर यहाँ पर मैंने बताया है कि सोशल डिस्टेंसिंग एरा में वर्चुअल कोर्ट इम्पॉर्टेंट हो गया है। और फिर वर्चुअल कोर्ट का यानी ODR का क्या क्या एडवांटेजेस है वो बताया है। डिलीवर जो होता है जस्टिस सेफर, फास्टर, हैसल फ्री एंड मोर अफोर्डेबल। फिर मैंने यहाँ पर बताया ज्योग्राफिकल हर्डल्स, ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं वर्चुअल कोर्ट में, कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन भी कम हो जाते हैं। फिर मैंने यहाँ पे वर्ल्ड कंटेक्स्ट का एग्जाम्पल दिया है। 4 billion people worldwide are outside the ambit of the law, lawyers and courtrooms. Moreover, there is a huge backlog of cases with about 80 million pending in Brazil, 30 million in India. So in order to clear the backlog of cases, ODR is urgently needed. तो यहाँ पर मैंने एडवांटेजेस बता दिया। इस पैराग्राफ में मैंने डिसएडवांटेज बताया है और मैंने ये बताया है यहाँ पर कि डेवलपिंग कंट्रीज में स्टेडी इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होती है और डेवलप कंट्रीज में एविडेंस को डिस्टॉर्ट कर सकते हैं, जैसे फेशियल एक्सप्रेशन है, पोस्चर है, जेस्चर है। तो ये बहुत अच्छे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में रिकॉर्ड नहीं हो सकते हैं या डिस्टॉर्ट किए जा सकते हैं। फिर मैंने कंक्लूड किया है द रिलायंस ऑन ODR इज इनएविटेबल बट फॉर अटेनिंग इंक्लूसिव जस्टिस judiciary system should come up with the mixed model of both virtual and actual courts. Such mixed model will definitely transform the entire litigation process. अब next है public service role of journalism. तो यहाँ पर पब्लिक सर्विस रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेजर कंपोनेंट है। आप इससे इंट्रोडक्शन नहीं शुरू करोगे, आप जर्नलिज्म से इंट्रोडक्शन अपना शुरू कर सकते हो। माइनर कंपोनेंट है, स्पेसिफिक कीवर्ड नहीं है इस ऐसे क्वेश्चन का। स्पेसिफिक कीवर्ड है पब्लिक सर्विस रोल। ओके, तो यहाँ पर मैंने ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से मैंने अपना इंट्रोडक्शन शुरू किया है डेमोक्रेसी से, कि डेमोक्रेसी अलाउज, एनकरेजेस, कल्टिवेट्स द फैक्ट बेस्ड डिस्कशन एट ऑल लेवल्स. Such discussion provides voice for diverse range of people, keep the society well informed and become the watchdog of the ruling party. तो डिस्कशन का मैंने यहाँ पर सिग्निफिकेंस बताया डेमोक्रेसी. Such public service roles are played by journalism and that's why it is called the fourth pillar of democracy. तो डिस्कशन कौन करवाता है? जर्नलिज्म करवाते हैं, इसीलिए इसको फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। तो डेमोक्रेसी में डिस्कशन होना ज़रूरी है। डिस्कशन कौन करवाता है? जर्नलिज्म करवाते हैं और इसी को हम पब्लिक सर्विस रोल कहते हैं। अब फिर मैंने लिखा है कि ये रोल यानी डिस्कशन करवाने का रोल, पब्लिक सर्विस रोल, इस रोल को निभाने के लिए ये 3 प्रिंसिपल्स जर्नलिस्ट को फॉलो करने चाहिए: रियलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रेस्ट्रेंट। रियलिटी का मतलब होता है जर्नलिस्ट को जितने भी इश्यूज हैं ऑब्जेक्टिवली प्रेजेंट करना चाहिए, बिना फियर के, बिना फेवर के और बिना डिस्टॉर्शंस के। कोई पक्षपात नहीं करना है, डरना नहीं है और डिस्टॉर्ट नहीं करना है फैक्ट्स को। It also encompasses detecting and uncovering fake news that generate confusion and violence.
अब दूसरा गाइडिंग प्रिंसिपल है रिस्पॉन्सिबिलिटी का। तो मैंने इस पैराग्राफ में बताया है, जर्नलिज्म इज रिस्पॉन्सिबल to keep the citizens updated with authentic information. However, journalists who exposes injustice or malpractices are murdered or harassed. तो यहाँ पर भी मैंने बताया है कि कुछ जर्नलिस्ट जो हैं जो वाकई में इनजस्टिस को एक्सपोज करते हैं, उनका या तो मर्डर कर दिया जाता है या तो उनको हरास किया जाता है। फिर मैंने वर्ल्ड वाइड का एक डेटा दे दिया है, इतने जर्नलिस्ट का मर्डर किया गया था बाय CPJ डेटा। सऊदी जर्नलिस्ट का नाम दे दिया, इंडियन जर्नलिस्ट गौरी लंकेश का मर्डर किया गया था। फिर उसके बाद मैंने एक और डेटा दिया है, इंडिया रैंक्स 14th अमंग स्टेट्स वेयर जर्नलिस्ट आर मर्डर्ड एंड देयर किलर्स गो फ्री। यदि मर्डर नहीं किया जाता है तो जर्नलिस्ट को डराया या धमकाया जाता है। फिर उसके बाद मैंने एक और डेटा दे दिया। ओके, तीसरा गाइडिंग प्रिंसिपल है रेस्ट्रेन, उसके बारे में मैंने यहाँ पे बताया है। It should restrain themselves from publishing paid news for profit and political favor. Also, it should curb the practice of publishing sensational stories for higher TRP rates. It is rather required to be more concentrated on social and economic issues. फिर मैंने कंक्लूड किया है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स 2019 रिलीज्ड बाय रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, इंडिया हैज ड्रॉप्ड 2 places on a global press freedom index. It is therefore important that government should not unnecessarily interfere in the working of journalists. At the same time, journalists must not taint this noble profession by compromising with its public service role due to some fear of favor. तो आप इसको सोशल मीडिया से भी कनेक्ट कर सकते हो, ये वाले ऐसे क्वेश्चन को। और यहाँ पर लिखा है कि जर्नलिस्ट का 3 गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं। तो सोशल मीडिया में भी जो हम मैसेजेस पोस्ट करते हैं उसमें भी रियलिटी होनी चाहिए, और जो मैसेजेस पोस्ट कर रहे हैं वो रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए और रेस्ट्रेंट के साथ मैसेजेस पोस्ट करने चाहिए। फेक न्यूज़ नहीं पोस्ट करना चाहिए, फेक इंफॉर्मेशन नहीं पोस्ट करना चाहिए। तो ये जो पब्लिक सर्विस रोल ऑफ जर्नलिज्म है, इसका जो कंटेंट है, आप इसको डायरेक्ट ये कंटेंट आप सोशल मीडिया पर भी लिख सकते हो अगर क्वेश्चन आता है सोशल मीडिया पर, और इसी तरह का कोई क्वेश्चन अगर आता है तो। ओके, नेक्स्ट है नेचुरल डिजास्टर्स आर डिस्प्लेसिंग मोर पीपल देन कॉन्फ्लिक्ट्स। तो बेसिकली इसमें बात हो रही है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पीपल। अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉपुलेशन हो रहा है, या तो वो कन्फ्लिक्ट की वजह से होता है, वॉर की वजह से, या तो फिर नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से होता है। अब ऐसे क्वेश्चन है कि नेचुरल डिजास्टर ज्यादा डिस्प्लेस करता है पीपल को, न कि वॉर या कन्फ्लिक्ट। तो इसमें आपको नेचुरल डिजास्टर के बारे में ज्यादा बताना है, मगर नेचुरल डिजास्टर को कनेक्ट करना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉपुलेशन से। आप सिर्फ नेचुरल डिजास्टर के बारे में नहीं बताओगे। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आपको ये बताना है, और नेचुरल डिजास्टर की वजह से ज्यादा हो रहा है। तो यहां पर मैंने अपना इंट्रोडक्शन शुरू किया है कि मैसिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल विद इन द कंट्रीज अक्रॉस द बॉर्डर्स हैज बिकम अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ द पोस्ट कोल्ड वॉर वर्ल्ड। द अंडरलाइंग कॉजेज ऑफ मास डिस्प्लेसमेंट आर कॉन्फ्लिक्ट ओवर पावर। क्यों डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? पावर की वजह से, वेल्थ की वजह से, रिसोर्स शेयरिंग की वजह से। फिर मैंने कुछ एविडेंस दिए। म्यांमार में 75% ऑफ इट्स मुस्लिम पॉपुलेशन फ्लेड टू बांग्लादेश इन द वेक ऑफ वायलेंस एंड एथनिक क्लिंजिंग। सीरिया का मैंने एग्जाम्पल दिया, साउथ सूडान का एग्जाम्पल दिया, कश्मीर का एग्जाम्पल दिया, जहां पे लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट हुए थे कश्मीरी पंडित के। तो ये वाले इंट्रोडक्शन में मैं ये बता रही हूँ कि कन्फ्लिक्ट की वजह से डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं, मैं नेचुरल डिजास्टर की वजह से यहाँ पे मैंने नहीं बताया है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में मैं नेचुरल डिजास्टर की वजह से जो रिप्लेसमेंट हो रहे हैं वो बताऊंगी, मगर पहले मुझे ये एक एविडेंस देना पड़ेगा जो ये बताए कि नेचुरल डिजास्टर की वजह से ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होते हैं। तो मैंने एक एविडेंस दिया है और इसमें मैंने ये बताया है कि 39% of the population was displaced by conflict, where 61% was displaced by disaster. तो मैंने डेटा देकर ये इस ऐसे क्वेश्चन को जस्टिफाई कर दिया। फिर यहाँ पर मैं अब एग्जाम्पल दे रही हूँ इस डेटा को सपोर्ट करने के लिए। मैंने ये सारे एविडेंस दिए, फिलीपींस का जब टाइफून्स आया था। फिर मैंने इंडिया हैज द हाईएस्ट लेवल ऑफ डिजास्टर डिस्प्लेसमेंट इन साउथ एशिया। फिर मैंने नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है कि बोथ कॉन्फ्लिक्ट एंड डिजास्टर इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट्स हैव डीस्टेबलाइजिंग इफेक्ट्स ऑन द एरियाज वेयर दीज होमलेस पीपल माइग्रेट। तो यहाँ पर इस पैराग्राफ में मैंने ये बता दिया कि
नेचुरल डिजास्टर की वजह से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट की वजह से क्या क्या इफेक्ट होते हैं वो मैं बता रही हूँ। इसकी वजह से कन्फ्लिक्ट होते हैं ओवर द नेचुरल रिसोर्सेज बिटवीन नेटिव पीपल एंड न्यूली माइग्रेंट्स। The native may agitate over the identity loss as happened with Assamese people due to Bangladeshi migrants. Other problems like gender-based violence and human trafficking are the source of concern. अब उसके बाद इसका solution है वो इस पैराग्राफ में मैंने दिया है. The return, resettlement and reintegration of these displacement and homeless people are the responsibilities of both UNHCR and home states. Many disaster-induced management solutions such as humanitarian visas, authorization to stay, regional free movements can prevent continued exploitation and abuse of migrants. Migrant का मतलब displaced people. अब मैंने यहाँ पे conclude किया है कि in both the types of displacement, these vulnerable people must be adequately assisted and protected. In this direction, एक meeting held हुई थी जिनेवा में. इसका मेन ऑब्जेक्टिव था टू मेक द सेटलमेंट अमंग द वर्ल्ड नेशंस टू शेयर इक्विटेबल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माइग्रेंट्स. इट्स एनफोर्समेंट वुड बिल्ड ग्रेटर ट्रस्ट ऑफ माइग्रेंट्स इन देयर होम स्टेट्स एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. अब नेक्स्ट है सोशल चैलेंजेस ऑफ कोविड-19. बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें आप पूरा स्ट्रिक्ट रहोगे सोशल चैलेंजेस पे. इंट्रोडक्शन में मैंने कोविड-19 के बारे में बात की है. सोशल चैलेंजेस के बारे में नहीं बात कर सकती हूँ इंट्रोडक्शन में क्योंकि ये मेजर कंपोनेंट है, स्पेसिफिक कीवर्ड है इस ऐसे क्वेश्चन का, और जो जनरल है वो कोविड-19 है. तो मैंने कोविड-19 से शुरू किया है. अकॉर्डिंग टू द फॉर्मर यूएस एम्बेसडर, कोविड-19 इज एज सीरियस एज वर्ल्ड वॉर, और यूनाइटेड नेशन ने इसको डिक्लेयर किया है हेल्थ, ह्यूमन, इकोनॉमिक एंड सोशल क्राइसिस. फिर मैंने सेकेंड पैराग्राफ में कोविड-19 की वजह से सोशल डिस्ट्रप्शन हो रहा है, और सोशल डिस्ट्रप्शन की वजह से इनइक्वालिटी, एक्सक्लूजन और डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है सोसाइटी में. अब मैंने एक एग्जाम्पल दिया, सोशल चैलेंज है तो मुझे सोसाइटी के बारे में बात करनी है, तो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है ओल्डर पर्सन की कि मे लीड टू द एक्सक्लूजन एज दे आर कंसिडर्ड टू बी बर्डन ऑन द सोसाइटी. फिर डिसेबिलिटीज का एग्जाम्पल दे दिया कि डिसेबल्ड पीपल फेस चैलेंजेस in assessing healthcare service. फिर एक और चैलेंज बताया that is faced by lowest paid group. Such people are facing moral dilemma of choosing between going to work to generate income for bare necessities or staying at home to protect their health. They are either getting exposed to health risk or poverty. Such a grim scenario is increasing social discontent. फिर एजुकेशन सिस्टम का जो डिस्ट्रप्शन हुआ है इसके बारे में मैंने बता दिया, और फिर उसके बाद जो फैमिली है जिसको स्मॉलेस्ट सोसाइटल यूनिट कहा जाता है उसमें भी फ्रिक्शन हो रहे हैं. इन दिस लॉक्ड एनवायरनमेंट पीपल आर बिकमिंग रेस्टिव, एंग्शियस एंड लोनली. सच आइसोलेटेड लाइफ इज कॉजिंग साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल प्रॉब्लम्स. विमेन स्पेशली आर बियरिंग इट्स ब्रंट बाय बिकमिंग द विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस. अब इसका मैंने डेटा नहीं दिया क्योंकि वर्ड लिमिट को मैं क्रॉस कर रही थी, ऐसे ही 334 वर्ड्स हो गए थे. अब मैंने कंक्लूड किया है कि कोविड-19 हैज डीपेंड द सोशल क्राइसिस. Every one of us must respond to the pandemic in a way that infuses social cohesion and inclusion. Various NGOs are engaged in humanitarian aid by fostering solidarity between generations, combating discrimination against older people, disabled people, and women. The government should undertake robust policy measures so that nobody is deprived of information, care, and medical services. All these are key challenges to maintain a balanced social order. In pursuance of self-sufficiency in agriculture sector, तो बेसिकली ऐसे क्वेश्चन इस पर है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को कैसे हम सेल्फ सफिशिएंट बना सके. तो आपका जो इसमें स्पेसिफिक कीवर्ड है वो सेल्फ सफिशिएंट है, इसी के बारे में आपको बात करना है. एग्रीकल्चर है वो जनरल कीवर्ड है, माइनर कंपोनेंट है, इससे आप इंट्रोडक्शन अपना शुरू कर सकते हो. मैंने ग्रीन रेवोल्यूशन से शुरू किया है. मैंने इसमें ये बताया है कि ग्रीन रेवोल्यूशन इन 1960s गेव राइज टू मॉडर्न फार्मिंग मेथड based on intensive usage of fertilizers, pesticide, high-yielding varieties of seeds and new technology. ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से फूड शॉर्टेजेस की जो प्रॉब्लम थी वो कुछ हद तक सॉल्व जरूर हो गई थी, बट इट मूव्ड इंडियन फार्म सेक्टर अवे फ्रॉम सेल्फ सफिशिएंसी. यानी जो पहले इंडियन फार्मर जो सेल्फ सफिशिएंट थे अब वो नहीं रहे बिकॉज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन. फिर मैंने यहाँ पर रीजन दिया है कि ग्रीन रेवोल्यूशन मेड इंडियन फार्मर्स डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चरल कंपनीज फॉर सीड्स, हर्बिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स फॉर ग्रोइंग हाई यील्ड क्रॉप्स. तो इंडियन फार्मर्स इस पर डिपेंडेंट हो गए, सीड्स पे, हर्बिसाइड्स पे, फर्टिलाइजर्स पे, और ये सब को खरीदने के लिए पुअर फार्मर्स को लोन लेना पड़ता था.
और यदि क्रॉप फेलियर हो गया, दे गॉट entrapped in enormous debt. The sole solution to farmers' distress in making the farm sector self-reliant. एक solution है जो फार्मर के डिस्ट्रेस को रिजॉल्व कर सकता है, वो ये है कि इंडियन एग्रीकल्चर को सेल्फ रिलायंट बनाना. जब हम ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल मेथड प्रमोट करेंगे और अडॉप्ट करेंगे, जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल मेथड है वो एक है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग. इसमें फार्मर्स अपने सीड्स प्रोड्यूस करते हैं, अपने ही जो नेचुरल फर्टिलाइजर्स है उसको बनाते हैं, काउ डंग, काउ यूरिन और अदर मटेरियल से, और नेचुरल मेथड यूज होता है सॉइल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए और यील्ड को बढ़ाने के लिए. यदि फार्मर्स ये सब नेचुरल मेथड यूज करेंगे तो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन वो लो होगा और एग्रीकल्चरल फर्म्स पे फार्मर डिपेंडेंट नहीं होंगे और एंड दे वोंट बी एक्सप्लॉइटेड बाय द एग्रीकल्चरल फर्म्स. इस तरह से फार्मर्स का प्रॉफिट जो है वो बढ़ेगा और फार्मर्स का जो डिपेंडेंस है ग्राउंड वाटर में वो भी रिड्यूस होगा ड्यू टू मल्टी क्रॉपिंग, और मल्टी क्रॉपिंग से फार्मर का इनकम भी इंक्रीज होगा और मिनिमाइजेस इफेक्ट ऑफ अ क्रॉप फेलियर. तो ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड के क्या एडवांटेजेस है यहाँ पर मैंने बता दिया. फिर मैंने ये बोला कि इतने एडवांटेजेस होने के बावजूद भी फार्मर्स अभी भी मॉडर्न एग्रीकल्चरल मेथड यूज करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है वो जितने भी सब्सिडीज हैं वो मॉडर्न एग्रीकल्चरल मेथड के लिए है, मॉडर्न एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए है. The government has approved 3 agriculture marketing and trade reforms under Atmanirbhar Bharat Abhiyan. These reforms are the step towards making farmers independent in the choice of sale and purchase of agri-produce, thereby helping them in getting better prices. तो यहाँ पर मैंने बताया है कि भाई इतना एडवांटेज होने के बावजूद ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का, फिर भी गवर्नमेंट जो है जितने भी फैसिलिटीज दे रही है वो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के लिए दे रही है. गवर्नमेंट साथ में आत्मनिर्भर भारत भी लॉन्च किया है और इसमें फार्मर्स को इंडिपेंडेंट बनाने का ऑब्जेक्टिव है. फिर उसके बाद मैंने कंक्लूड किया है कि एग्रीकल्चर सेक्टर बीइंग द सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल्स टू अदर इंडस्ट्रीज अंडरलाइंस अर्जेंट नीड ऑफ हैविंग एनवायरमेंटली सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इंटेंसिफिकेशन. दिस कांट बी अचीव्ड विदाउट अटेनिंग सेल्फ सफिशिएंसी इन एग्रीकल्चर सेक्टर. The government therefore should work towards transforming the agriculture into self-sufficient, thereby reducing the farmers' exploitation. तो इस तरह से मैंने कंक्लूड किया है और जो कंक्लूजन आपका होगा वो डायरेक्टली कनेक्टेड टू एस्से क्वेश्चन, उसमें मेजर कंपोनेंट आपके कंक्लूजन में आना चाहिए. इंडियाज रोल इन एस्टैब्लिशिंग पीस इन अफगानिस्तान. तो बेसिकली ये एस्से क्वेश्चन में आपको इसके बारे में बात करनी है, इंडियाज रोल के बारे में. ये मेजर कंपोनेंट है, स्पेसिफिक वर्ड है. आप अफगानिस्तान से अपना इंट्रोडक्शन शुरू कर सकते हो. तो यहाँ पर मैंने अपना इंट्रोडक्शन शुरू किया है तालिबान से कि तालिबान वर आउटसेट फ्रॉम अफगानिस्तान इन 2001. इंडिया हैज प्लेड अ कंस्ट्रक्टिव रोल इन अफगानिस्तान रीबिल्डिंग एफर्ट्स. सो फार इंडिया हैज इन्वेस्टेड इतना मिलियन इन अफगानिस्तान human capital building and mining sectors. This makes India the 5th largest investor in Afghanistan's quest for economic and social development. फिर इंडिया ने किस तरह से अफगानिस्तान को असिस्ट किया है ये वाला मैंने इस पैराग्राफ में बताया. फिर यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि इंडियाज असिस्टेंस टू दिस वॉर टॉर्न कंट्री इज अगेन एक्सपेक्टेड particularly after the Doha agreement between the US and Taliban. On contrary, the US and other countries kept India out of this peace process. India too is reluctant to engage with Taliban as it considers it to be linked with Pakistan-sponsored terrorist organization. तो जो अग्रीमेंट यूएस और तालिबान के बीच में हुआ था उसमें इंडिया को बिल्कुल एक्सक्लूड कर दिया गया, बुलाया तक नहीं गया. तो इसीलिए, और एक और रीज़न ये है कि इंडिया अभी थोड़ा अलूफ है अफगानिस्तान के मैटर में, क्योंकि इंडिया को लगता है कि तालिबान जो है वो पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से लिंक्ड है. द कॉपरेशन बिटवीन तालिबान एंड इंडिया इन स्टेबलाइजिंग अफगानिस्तान इज दस फार फेचेड वन. जब से तालिबान का रिटर्न हुआ अफगानिस्तान में तब से ऐसा लग रहा है कि अब इंडिया और तालिबान के बीच में कोऑपरेशन जो है वो अब नहीं होगा. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, इंडिया इन्वेस्टेड इन अफगानिस्तान डेवलपमेंटल प्रोसेस बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ यूएस लेड ट्रूप्स इन अफगानिस्तान. इंडिया ने जो भी असिस्ट किया था अफगानिस्तान को, क्योंकि यूएस का ट्रूप था अफगानिस्तान में फॉर स्टेबिलिटी, फॉर पीस,
But with the withdrawal of these troops, stability in Afghanistan is threatened. Any further investment by India may become the soft targets of Taliban factions. India also fears that the imminent departure of the US troops from Afghanistan could destabilize the region. In this sense, the Doha Agreement is a setback not only for Afghanistan but for India's security concerns and interests. Despite all these concerns, India must open the peace dialogue with Taliban. The reason is that increasing influence of Taliban in Afghanistan may see an upsurge in terrorist activities. This might pose threat to the development projects of India in Afghanistan. Also, if India remains aloof in this region, it won't be able to counter the growing influence of Pakistan on Afghanistan. Moreover, India's pipeline project will be possible only if there is peace in Afghanistan. With the US withdrawing from Afghanistan, India must not remain a mere spectator in Afghan peace efforts. India must rather broaden its engagement with the Afghan government and initiate talks with the Taliban. India should also look forward to broadening its engagement with Iran, Russia and the US and find common ground on Afghanistan future. Students, यदि आपको इसके आंसर्स चाहिए तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे, 20AC08 का आपको दिखेगा, उसमें 2 लिंक दिखेगा, 164 वाले लिंक में आप क्लिक करके आप ये आंसर्स बाय कर सकते हो. थैंक यू स्टूडेंट्स.